नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी बीजेपी में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। 33 सीटों पर बीजेपी के सिमटने के बाद योगी आदित्यनाथ को हार का जिम्मेदार ठहराने की लगातार कोशिश की जा रही है। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डटे हुए हैं, जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने सभी विरोधियों का अब तोड़ निकालने का प्लान सेट कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है और इस बड़ी बैठक के बाद यूपी उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो यानी योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वो इसका विरोधियों का जवाब अब उपचुनाव में जीत हासिल कर देंगे। तो जिस तरीके से अभिषेक योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में तमाम तरीके की अभी खबरें चल रही हैं, उन्हें हटाया जाएगा। बीजेपी में तमाम जो नेता हैं वो खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव के फोकस में जुट गए, सभी खबरों को दरकिनार करके। क्या लगता है शबनम? देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। चलिए एक मिनट के मान लेते हैं ये खबरें सही हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए दिल्ली तैयार बैठा है, लेकिन विकल्प कौन होगा? किसे बनाएगा दिल्ली जो है आला कमान? किसे मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएगा, जो सिराथू से 2022 में अपनी सीट हार गए, लोकसभा के चुनाव में 2024 में कौशाम्बी की सीट को नहीं जितवा पाए और एमएलसी के जरिए एमएलसी बनाने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब जो खुद किश्तों पर, मतलब वेंटिलेटर पर सांस लेकर जो उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, क्या वो केशव प्रसाद मौर्य उसके मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने के बाद? तो जो अब अग्नि परीक्षा कही जा रही है योगी आदित्यनाथ की, वो कही जा रही है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता शबनम कि उपचुनाव से योगी आदित्यनाथ को ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ लेकिन उस नैरेटिव को तो योगी आदित्यनाथ तोड़ पाएंगे ना कि लोकसभा चुनाव में उनकी वजह से हार हुई है, उनकी जो रणनीति रही वो कमजोर रही। तो लेकिन योगी आदित्यनाथ ये लगातार कह रहे हैं कि वो जमीन पर डटे हुए थे, उन्होंने तमाम नेताओं को हटाने की बात कही, टिकट काटने की बात कही, आपने वो बात मानी नहीं। लेकिन जब नतीजे आ गए तो आप ठीकरा डायरेक्ट उन पर फोड़ रहे हैं। देखिए, 2014 में योगी आदित्यनाथ चेहरे नहीं थे, 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरे नहीं थे, 2019 में योगी आदित्यनाथ चेहरे नहीं थे, 2022 में योगी आदित्यनाथ चेहरे नहीं थे, 24 में योगी आदित्यनाथ चेहरे नहीं थे। तो अब ये समझिए, आपके जिन 10 सीटों पर अब उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और 2 सीटें बीजेपी के जो अलायंस हैं उनके पास है। अब यहां अगर मैं बात करूं आपकी करहल की सीट से, जहां से अखिलेश यादव थे, वहां और जो अयोध्या में जो सीट पड़ती है आपकी कुंदर की, माफ कीजिएगा मिल्कीपुर, वहां से मिल्कीपुर से 9 बार अवधेश प्रताप विधायक रहे हैं और करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। बाकी आपकी जो बचती है कुंदर की सीट जो मुरादाबाद में पड़ती है, जहां 64% मुसलमान वोट बैंक है, तो वहां किसी अलायंस को देकर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ किया जा सकता है। और हो सकता है कि इन 10 सीटों में से 7 से 8 सीटें एनडीए अलायंस अपने पाले में कर सकता है और योगी आदित्यनाथ फिर से दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो उनकी लोकप्रियता कहीं भी कम नहीं है, बशर्ते योगी आदित्यनाथ भी वो गलती ना करें जो अमित शाह ने, बीजेपी के चाणक्य ने जो दिखाई है टिकट वितरण करने में। उन कैंडिडेट्स को टिकट ना दिए जाएं जिन कैंडिडेट्स की एंटी इनकम्बेंसी मैदान, मतलब जमीन पर है, जो दल बदलू हैं उन्हें ना दिया जाए। और यहां एक बात और जो है ध्यान रखने वाली शबनम ये है कि ताकत तो योगी आदित्यनाथ दिखा देंगे, हालांकि दिखाने की उन्हें जरूरत नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे तभी उनका जो है बना रहना जो है बनाए रह सकते हैं। यहां समस्या दूसरी है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई ऐसा नेता है जिसकी देशव्यापी मांग है, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, आपका बंगाल हो, कोई सा भी राज्य हो, महाराष्ट्र हो, वहां योगी आदित्यनाथ की मांग है। अब लड़ाई है शबनम नंबर 2 की। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन, अटल जी के बाद आडवाणी जी, 2004 में अटल जी का नाम आगे किया गया, 9 में कहा गया कि आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2014 के बाद से कहा जा रहा है कि मोदी के बाद कौन। 19 के बाद साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम निकलकर सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि हालांकि जो आपको मैं बताऊं दूसरे नंबर के नेता तो राजनाथ सिंह हैं बीजेपी सरकार में, लेकिन जो औपचारिक तौर पर हैं राजनाथ सिंह, लेकिन असल में अमित शाह नंबर 2 के नेता हैं। अब ये टकराव है, ये फटाव है, ये मनमुटाव है, क्या कुछ है,
इसमें, इस मनमुटाव में जब तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों नेताओं से बात नहीं करेंगे, तब तक इसमें इस मामले का हल नहीं निकलेगा। साथ में शबनम, ये बात भी बिल्कुल सही है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक, तमाम एमएलसी, तमाम सांसद उनकी बात से प्रभावित हैं, क्योंकि वो संगठन में काम कर चुके हैं। 2016 में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी उत्तर प्रदेश में, और 2017 का चुनाव जीता भी। 2017 का चुनाव अध्यक्ष रहते केशव प्रसाद मौर्य के जरूर जीता, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या वो ताकत है केशव प्रसाद मौर्य में कि 2017 के चुनाव में वो 312 सीटों तक बीजेपी को पहुंचा देते? नहीं है। 2017 में पटकथा लिखी जा चुकी थी। 2014 में जब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, 71 सीटें लोकसभा में जीतकर पटकथा लिख दी थी 2017 की। बस ये समय वो रहा कि 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया गया। तो अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प होना जरूरी है। फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ को हटाना उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य अब दिल्ली क्यों पहुंचे हैं और उनकी क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर जल्द ही जो अफवाहें फैली हैं वो साफ हो जाएंगी कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सीएम योगी आदित्यनाथ अब उपचुनाव के नतीजों के जरिए आलाकमान को जवाब देना चाहते हैं, उन तमाम नेताओं को जवाब देना चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ पर हार का ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की तैयारियों में तेजी से जुट गए हैं, जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और अधिकारियों और सभी नेताओं को निर्देश दे चुके हैं कि काम पर उतरना होगा और जनता के बीच जाकर उनकी मांगों को मानना होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा बदलाव किया जाता है। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।